नमस्कार, मैं सुशील कुमार शर्मा विद्या भारती के YouTube चैनल के अंदर कक्षा 12 के जीव विज्ञान विषय के अंदर आप सबका स्वागत है। इसके अंदर अपन अध्याय फर्स्ट आवर्त बीजी पादपों में जनन अपन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने अलैंगिक जनन की जो कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन की विधि के अंदर प्राकृतिक कायिक जनन किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज अपन उसकी एक दूसरी विधि है कृत्रिम कायिक जनन किस प्रकार से होता है या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है वो किस प्रकार से होता है, आज अपन उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम का अर्थ होता है कि यानी कायिक जनन की क्रिया तो होगी, लेकिन उसके अंदर कृत्रिम का मतलब कि ऐसा कायिक प्रवर्धन या जनन जिसमें मानव का हस्तक्षेप, मानवीय हस्तक्षेप होता है, या ऐसे प्रजनन की क्रिया जो मानव के द्वारा करवाई जाती है, मानव के द्वारा करवाई जाती है। तो इस प्रकार का जो कायिक प्रजनन है वो कृत्रिम कायिक प्रजनन कहलाता है। कायिक का मतलब होता है पौधों के कायिक भाग, जिसके अंदर जड़, तना, पत्ती आदि आते हैं, पत्र कलिकाएं हो सकती है वो आती है। ये सब अगर इनके द्वारा कायिक जनन की प्रक्रिया होती है तो वो कायिक जनन है, लेकिन उसके अंदर अगर मानवीय हस्तक्षेप होता है तो इस प्रकार के कायिक जनन को कृत्रिम कायिक जनन कहा जाता है, या कृत्रिम कायिक जनन प्रवर्धन है वो कहा जाता है। कृत्रिम कायिक प्रजनन है ये क्या है? आर्थिक दृष्टि से, जो आर्थिक दृष्टि है, आर्थिक महत्व कह सकते हैं अपन इसको, आर्थिक महत्व की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है, क्योंकि इसके द्वारा आर्थिक दृष्टि या आर्थिक महत्व की दृष्टि से इसके द्वारा जो पौधों की श्रेष्ठ एवं उन्नत किस्मों का निर्माण किया जा सकता है, या पौधों की श्रेष्ठ या उन्नत किस्मों को विकसित किया जा सकता है। इसलिए ये आर्थिक दृष्टि से महत्व होते हैं। किसान हो सकते हैं, कृषि वैज्ञानिक होते हैं, वो कई प्रकार की कृत्रिम कायिक जनन की विधियां हैं वो काम में लेते हैं। तो जो कुछ जो महत्वपूर्ण कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की महत्वपूर्ण विधियां निम्न हैं। इसके अंदर जो पहली विधि आती है जिसका नाम है कर्तन, या इसको कटिंग, कटिंग भी कहा जाता है। इसकी जो दूसरी विधि है जिसका नाम है स्तरण या दाब लगाना, जिसको कहते हैं लेयरिंग, और जो तीसरी विधि है जिसका नाम है अध्यारोपण या रोपण, जिसको कहा जाता है ग्रिफ्टिंग। ग्राफ्टिंग, इस प्रकार से ये तीन प्रकार की विधियां हैं वो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के अंदर, कृत्रिम कायिक जनन के अंदर काम में ली जाती है। आज अपन इसके बारे में अध्ययन करते हैं।
अब इसके अंदर सबसे पहली जो विधि है कर्तन या कटिंग, पहली विधि का नाम है कटिंग। कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम जो कायिक प्रवर्धन है उसकी इस विधि के अंदर जो पादप है उस पादप के जो कायिक भाग है उस कायिक भाग के अंदर हो सकता है जैसे स्तंभ, मूल एवं पत्ती। इन कायिक भाग के अंदर स्तंभ, मूल या जो पत्ती है इनमें से किसी का भी एक टुकड़ा काट कर भूमि या जमीन में रोप दिया जाता है और यह अनुकूल परिस्थितियों में इनसे अपस्थानिक जड़ें या नव प्रोह का निर्माण होता है या नव प्रोह या अपस्थानिक जड़ें निकलती है जो नए पादपों को विकसित करती है। तो इस प्रकार की जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की जो विधि कहलाती है उसको कर्तन कहा जाता है। इसे कर्तन कहते हैं या कटिंग कहा जाता है। इस प्रकार की जो विधि है इस विधि के अंदर जो मुख्य रूप से कायिक जो भाग है उस कायिक भाग के अंदर सर्वाधिक मात्रा में स्तंभ का उपयोग किया जाता है। यानी जो सर्वाधिक मात्रा में कटिंग के लिए सर्वाधिक मात्रा में स्तंभ का उपयोग किया जाता है। कुछ मात्रा में मूल का भी यानी जड़ का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में स्तंभ का उपयोग है वो किया जाता है। तो इस जो कायिक प्रवर्धन की जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की जो कृत्रिम विधि है इस विधि को जो कायिक भाग के उपयोग के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है जिसके अंदर पहला आता है स्तंभ तन और दूसरा आता है मूल कर्तन। जो कर्तन की या कटिंग की जो प्रक्रिया की जाती है इस प्रकार से इसके अंदर दो भागों में बांटा गया है, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। इसके अंदर पौधों के स्तंभ कर्तन का मतलब है कि जो पादप का तना या स्तंभ है उसके अंदर जो स्तंभ या तना है इसके अंदर 3 से 4 पर्व संधियों युक्त टुकड़े को काटकर जमीन में रोप दिया जाता है और ये जो जमीन में रोप दिया जाता है ये अनुकूल परिस्थितियां आने के ऊपर इसके द्वारा अपस्थानिक जड़ें भी निकलती है, उससे नव प्रोह का भी निर्माण होता है और इस प्रकार से एक नए पादप की जो संतति है वो विकसित हो जाती है। और इस प्रकार की जो कटिंग की विधि है वो स्तंभ कर्तन या स्तंभ कटिंग की विधि है वो कहलाती है। इसके अंदर मुख्य रूप से कई जैसे उदाहरण के रूप में अपन इसके अंदर काम में लेते हैं। उदाहरण के अंदर आता है जैसे गन्ना, गुलाब हो सकता है,
गन्ना है, गुलाब है, इस प्रकार के कई प्रकार के जो पादप है वो इस विधि के अंदर काम में ले जाता है। बोगनविलिया हो सकता है, वो भी इसके अंदर काम में ले जाता है। दूसरा आता है मूल कर्तन। मूल कर्तन के अंदर जो पादप का मूल का जो अंश है, भाग है, उसको इसके अंदर उपयोग में लिया जाता है और उस मूल का जो कटा हुआ अंश है, उस कटे हुए अंश को क्या किया जाता है, भूमि के अंदर ऊर्ध्व स्थिति के रूप में जमीन में रोपा जाता है और इसका जो शीर्ष भाग होता है, उस शीर्ष भाग से कई प्रकार की जो अपस्थानिक कलिकाएं हैं, अपस्थानिक जो प्रो है, नवप्रो है, अपस्थानिक जड़ें होती है, वो निकलती है। तो इस प्रकार से मूल कर्तन है, उसके द्वारा भी जो अपस्थानिक कलिकाएं या नवप्रो बनते हैं, उसके द्वारा भी नए पादप है वो विकसित होते हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से आते हैं जैसे अमरूद हो सकता है, नींबू हो सकता है आदि का, यानी इसके अंदर जो उदाहरण आते हैं जैसे नींबू है, अमरूद है, इस प्रकार से कई प्रकार के जो उदाहरण हैं वो इसके अंदर काम में लिए जाते हैं। अब अपन ने जो पहली विधि है कटिंग या कर्तन की जो विधि पढ़ी है कायिक प्रवर्धन के रूप में, कृत्रिम कायिक कर्तन के लिए, तो इसके अंदर जो दो प्रकार के भागों में स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन के रूप में इसको बांटा गया है। इन दो प्रकार से जो नए पादपों को विकसित किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार से विकसित करने के लिए इनके ऊपर कई प्रकार के जो कर्तन की जो विधि है, इस विधि को कई सारे कारक है वो प्रभावित करते हैं। उन प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से हैं? यानी जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की जो कर्तन की प्रक्रिया है, कर्तन को प्रभावित करने वाले कारक ये कौन कौन से हैं? इसके अंदर जो पहला कारक होता है जो इसको प्रभावित करता है वो होता है जो प्रवर्ध। प्रवर्ध क्या है? कोई भी कायिक भाग है, उस कायिक भाग का जिस अंश को अपन कर्तन के रूप में उपयोग में लेते हैं, कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया के रूप में काम में ले जाता है, उपयोग में ले जाता है, उसको प्रवर्ध कहा जाता है। उस प्रवर्ध की उपयुक्त जो लंबाई है वो इसकी प्रक्रिया है उसको प्रभावित करती है। दूसरा है जो प्रवर्ध काम में ले जाता है, उस प्रवर्ध का व्यास अर्थात मोटाई है वो भी इसको प्रभावित करती है। अब कर्तन के लिए आपने जिस पादप विशेष से उस अंश को यानी कायिक अंग को हमने काट करके पृथक किया है, जिसको कर्तन के रूप में उपयोग में ले जाता है, उस मातृ जो पादप है, ठीक है ना, मदर प्लांट जो है, मातृ पादप की आयु है वो भी इसको प्रभावित करती है। यानी जो मातृ पादप है उसकी आयु है वो भी इस कर्तन की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करती है। साथ ही साथ अपन इसके अंदर क्या करते हैं? रोपण की प्रक्रिया करते हैं। तो रोपण के लिए अनुकूलित मौसम या वातावरण, यानी वहाँ का वातावरण है रोपण करने के लिए अनुकूलित मौसम होना है वो भी जरूरी है। ये सब जो कारक है जो क्या करते हैं? कर्तन की प्रक्रिया है इसको प्रभावित करते हैं।
इस प्रकार से जो कर्तन की प्रक्रिया है उसके द्वारा है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की इस विधि के द्वारा है वो नए पादपों को विकसित किया जा सकता है। इसके बाद में जो दूसरी विधि आती है दाब लगाना या स्तरण। दो नंबर विधि है स्तरण या दाब लगाना, लेयरिंग। इस विधि के अंदर जो दाब लगाना है कि इस विधि में स्तंभ या पादप की जो शाखा है को मुख्य पादप से पृथक करने से पहले, यानी उसको मुख्य पादप से अलग करने से पहले उसके अंदर क्या किया जाता है, अपस्थानिक जड़ों की उत्पत्ति को प्रेरित किया जाता है। यानी उसको हम पादप है, जो मुख्य पादप है, उस पादप से जिस भी कायिक अंग को अपन काम में ले रहे हैं, मुख्य रूप से इसके अंदर जो कायिक अंग हैं वो स्तंभ है या उसकी शाखाएं हो सकती है, उसको काम में ले जाता है। उसको उससे काट करके पृथक नहीं किया जाता है। उसको पृथक करने से पहले ही उसके अंदर अपस्थानिक जो जड़ें हैं या नवपरो है उसको उत्पत्ति को प्रेरित किया जाता है। और इसको प्रेरित करने के लिए कई प्रकार की जो विधियां हैं वो काम में ली जाती है। इसके अंदर जो पहली विधि आती है, यानी इसकी विधियां, जो पहली विधि इसके अंदर आती है वो है टीला दाब। और जो दूसरी जो विधि है जिसका नाम है वायु दाब या गुट्टी दाब। ये दो प्रकार की विधियां हैं जो मुख्य रूप से दाब लगाने के अंदर जो नव पादप विकसित करने के लिए, नए पादपों के निर्माण करने के लिए दो प्रकार की विधियां हैं वो काम में ली जाती है। पहली आती है टीला दाब विधि और दूसरी आती है वायु दाब या गुट्टी दाब विधि। इसके अंदर जो पहली विधि है टीला दाब विधि, नंबर 1 है टीला दाब मूव्ड लेयरिंग। इस विधि के अंदर क्या किया जाता है कि कुछ ऐसे पादप या ऐसे पौधों का चयन किया जाता है जिसकी पादप की तना हो सकता है या उसकी जो शाखाएं हो सकती है वो या तो नीचे हो या भूमि के आधार के पास हो। तो इस प्रकार का मान लीजिए एक पादप है, एक चित्र के द्वारा आपको मैं बता रहा हूं इसको। इस पादप के अंदर भाई इस प्रकार से इसके ऊपर पत्तियां हैं वो व्यवस्थित है।
इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो टीला दाब विधि है इसके अंदर ऐसे पादप का चयन किया जाता है जिसके अंदर उसकी जो शाखाएं या तने का जो अंश है वो भूमि के नीचे वाले भाग के संपर्कित हो या उसके पास हो। तो उसके अंदर क्या किया जाता है, उसकी एक शाखा को मोड़ करके और भूमि में दबा दिया जाता है। और उसको जो दबा हुआ भाग होता है, इसका जो दबा हुआ भाग होता है, उस दबे हुए भाग के अंदर क्या होनी चाहिए, एक या उससे अधिक पर्व संधियां हैं, वो जमीन या मिट्टी में दबी हो एवं जो शाखा का शीर्ष भाग है जहां पत्तियां लगी रहती है वह बाहर निकला रहता है। यानी इसके अंदर क्या किया जाता है कि इसकी शाखा को मोड़ करके ये जो भाग है, इतना ये भाग है वो भूमि का अंश है। और यहां जो मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए, जो मिट्टी है वो नम या गिल्ली होनी चाहिए। और इस मिट्टी की जो परत है वो लगभग इसके अंदर 5 से 8 सेंटीमीटर तक मोटी परत है, वो इसके अंदर इसको दबा करके रखा जाता है। और रखने का जो समय होता है वो लगभग 3 से 4 सप्ताह तक, यानी कुछ दिनों तक अपन इसको भूमि में दबा करके है वो रखते हैं। और जो दबा हुआ अंश है उसके अंदर इस शाखा के ऊपर कई सारी पर्व संधियां वो भूमि में दबी हुई हो, और इस शाखा का जो शीर्ष भाग है जहाँ पर पत्तियां लगी रहती है वो भूमि से बाहर निकला हुआ रहता है। इस प्रकार से इसको दबा करके रखने के ऊपर पश्चात 3 से 4 सप्ताह के बाद में हम देखते हैं कि जहाँ पर पर्व संधियां इसके अंदर होती है वहाँ से क्या होती है, इसके अंदर ऐसे अपस्थानिक जड़ें और जो प्रो है वो बनना प्रारंभ हो जाते हैं, और उसके ऊपर इस प्रकार से पत्तियां हैं वो निकलना है वो प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार से बन जाती है। जब इस प्रकार से अपस्थानिक जड़ें और प्रो नव प्रो है उनका निर्माण हो जाता है, और यहाँ पर जो अपस्थानिक जड़ें बनती है वो क्या करती है कि इसके अंदर जो अपस्थानिक मूल है इनका कार्य, मूल का कार्य होता है जल व खनिज लवण का अवशोषण। तो ये क्या करती है, इस शाखा के लिए जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है, जिससे इसके अंदर क्या होगे, जो नव प्रो है जड़ें वो विकसित होगी, नए पादप है वो इसके अंदर विकसित हो जाएंगे। जब इस प्रकार के संरचनाएं विकसित हो जाती है तो क्या करते हैं, जो शाखा है जिसके ऊपर इस प्रकार से नव पादप विकसित हुए हैं उस शाखा को मातृ जो पादप होते हैं उससे काट करके पृथक कर दिया जाता है। और पृथक करने के पश्चात क्या होती है, ये सब नए नए जो अलग अलग पादप है उसके रूप में विकसित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से टीला दाब विधि है, यानी जो दाब लगाने की जो पहली विधि है टीला दाब विधि या मोड लेयरिंग, इस विधि के द्वारा हम कई प्रकार के एक साथ कई एक जैसे पादप है वो विकसित कर सकते हैं, और कम समय में अधिक से अधिक पादपों का निर्माण है वो उत्पादन है वो किया जा सकता है। अब इसके बाद में इसकी जो दूसरी विधि आती है जिसका नाम है वायु दाब विधि या गुट्टी दाब। दूसरी है वायु दाब या गुट्टी दाब, जिसको कहते हैं एयर लेयरिंग। इस प्रकार की जो वायु दाब
जो विधि है, इस विधि का उपयोग मुख्य रूप से जो वृक्ष है यानी बड़े पादप जिसकी शाखाएं हैं वो भूमि से क्या हो, कुछ ऊंचाई पर स्थित हो, मोटी हो, उसके लिए वृक्ष युक्त जो पादप है, युक्त जो पादप है उसके लिए ये विधि होती है वो अत्यधिक उपयुक्त होती है। और इस प्रकार की जो विधि है, इस विधि के अंदर क्या किया जाता है कि जो भूमि से कुछ ऊंचाई पर जो पादप की जो शाखाएं होती है, उस शाखा के ऊपर जो सबसे बाहर जो शाखा के ऊपर छाल या जो सबसे बाहरी परत होती है उसको क्या किया जाता है, एक वलय के रूप में काटा जाता है। वलय के रूप में उसके ऊपर एक चीरा लगा दिया जाता है। या क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर जो शाखा है उस शाखा के ऊपर जो छाल है उसके उतारने के पश्चात उसके ऊपरी भाग पर एक चीरा लगा दिया जाता है, यानी ऊपरी भाग के ऊपर एक चीरा लगा देते हैं। और जो चीरा लगाया गया भाग है उस भाग के ऊपर क्या करते हैं, या तो गिल्ली मिट्टी हो सकती है या गिल्ली मॉस हो सकती है या गिल्ली रुई हो सकती है। उनको क्या किया जाता है, उसके ऊपर लपेट दिया जाता है। और लपेटने के पश्चात क्या करते हैं, उस भाग के ऊपर ही क्या कर जाता है, गीले कपड़े को क्या करते हैं, जो मूंज की रस्सी हो सकती है या जिसको अपन सूतली कहते हैं, उस सूतली से उसको चारों ओर से गीले कपड़े को उसके चारों ओर लपेट करके अच्छी तरह से कस करके बांध दिया जाता है। यानी गीले कपड़े को बांध देते हैं। और जहां तक वो गीला कपड़ा है, जहां तक जो चीरा लगाया गया है, जहां पर हमने गिल्ली मिट्टी या गिल्ली मोस या गिल्ली रुई लपेटी थी और जिसके ऊपर हमने कपड़ा लगाया था, इस प्रकार से जो शाखा का भाग होता है, शाखा का भाग है, उस भाग को क्या कहा जाता है, गुट्टी कहा जाता है। इसलिए इस विधि का नाम गुट्टी दाब विधि भी कहा जाता है। अब जहाँ पर हमने उस कपड़े को बांधा है, उस जहाँ पर जो गुट्टी लगाई गई है, उस गुट्टी की विशेषता ऐसी होनी चाहिए कि वो हर समय नम या गीली बनी हुई रहे। तो उसको नम या गीले बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, उसी जो वृक्षयुक्त पादप है उसके किसी ऊपरी शाखा के ऊपर, जैसे इसको एक चित्र के द्वारा मैं आपको बताता हूं। भाई इस प्रकार से एक जो एक भाई पादप है, इसके ऊपर मैं क्या करता हूं कि ये जो एक शाखा है, इस शाखा के ऊपर इसकी बाहरी जो छाल है उसको मैंने उतार दिया है, या बाहरी जो परत है उसको उतार देते हैं। और उसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, उसके ऊपर या तो गिल्ली मिट्टी हो सकती है या मोस हो सकती है, गिल्ली या रुई हो सकती है, उसको लपेट दिया। और उसके ऊपर मैं एक कपड़ा के द्वारा इसको चारों ओर से ढक करके और एक इस प्रकार से
रस्सी की सहायता से इसको बांध देता हूँ। जो रस्सी है वो सूतली का उपयोग किया जा सकता है। और इसके किसी ऊपर की जो शाखा है, इस ऊपर की शाखा के ऊपर मैं क्या करता हूं, एक पानी का पात्र है वो भर करके ऊपर की किसी शाखा के ऊपर, जो मजबूत शाखा है उसके ऊपर पात्र को भर करके लटका देता हूं। और जो रस्सी है उसके एक सिरे को मैं क्या करता हूं, इसके पेंदे के ऊपर एक छेद करके उसके अंदर इसको पिरो करके बांध दिया जाता है, ताकि इसके अंदर जो भरा हुआ जल है, आप नहीं बांधे हो तो इसको इस प्रकार से लटकाते हैं ताकि जहाँ पर गुट्टी लगी हुई है उस गुट्टी लगी हुई भाग पर जो पानी की बूंदें हैं वो बूंद बूंद करके इसके ऊपर गिरती रहे। या आप जिस रस्सी के सहारा बांधते हो तो उसके द्वारा भी रिस रिस करके पानी है वो इसके ऊपर आता रहता है, ताकि ये गुट्टी है जो क्या रहे, गीली बनी हुई रह सकती है, नम बनी हुई रह सकती है। तो इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। और इस प्रकार की जो क्रिया है वो लगभग इसके अंदर 3 से 4 जो सप्ताह है तक करते हैं। और इस प्रकार से करने पर क्या होता है कि जहाँ पर हमने गुट्टी बनाई है, गुट्टी बांधी है, उस भाग पर क्या होती है, अपस्थानिक जड़ें निकलती है। अपस्थानिक जो जड़ें हैं वो निकलती है। और जब इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें निकलना इसके अंदर प्रारंभ हो जाती है तो क्या करते हैं, इस शाखा को, इस मात्र जो पादप है, जो मदर प्लांट है, उस मदर प्लांट से इसको काट करके पृथक कर ले जाता है और उसको भूमि के अंदर रोप दिया जाता है। और उसको रोपते हैं तो उसको अनुकूल परिस्थितियां दी जाती है ताकि उसके द्वारा नए पादप है वो विकसित की जा सकते। इस प्रकार की जो विधि है वो मुख्य रूप से इसके अंदर जो उदाहरण आते हैं, इसके अंदर आता है जैसे लीची हो सकता है, अनार हो सकता है, अमरूद हो सकता है आदि जो है पादपों के अंदर। इस प्रकार से जो वायु दाब या गुट्टी दाब विधि है, यानी दाब लगाने की जो विधि है, उस विधि के अंदर जो दूसरी विधि है, इस विधि का उपयोग है वो किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो दूसरी विधि थी, स्तरण या दाब लगाने की विधि है, उस विधि के अंदर 2 प्रकार की विधियां हैं, एक टीला दाब विधि और दूसरी है गुट्टी दाब या वायु दाब विधि। इस विधि के द्वारा जो दाब लगाने की कृत्रिम कायिक जनन की विधि है उसका उपयोग किया जा सकता है। अब इसके बाद में जो तीसरी जो विधि है जिसका नाम है रोपण, इसकी जो तीसरी विधि है अध्यारोपण या रोपण, ये अपन इसकी आगे वाली जो कक्षा है उसके अंदर इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।